हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मंजित कुमार, आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के वीवीआई क्वेश्चन जो कि 17 फरवरी को आने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं। चलिए, तो ये है हम लोग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, जो अंडर रूट के अंदर आता है वो अपरिमेय संख्या होता है। सिर्फ एक अपवाद है, अपवाद यह है कि वह रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 7 है, ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। ये रूट 2 है बटा रूट 5 है, अपरिमेय। रूट 3 रूट 7 अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो रूट 25 है और रूट 49 है, तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये स्क्वायर आ गया। हमने अभी बताया कि स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन बोला कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हम लोग को मिल गया कि रूट 25 बटा रूट 49 अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मतलब क्या? जो p बटा q के रूप में हो। ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, तो रूट कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे रूट 3 अपरिमेय है। यहाँ पे देखा जाए तो रूट 2, इस रूट 2 और रूट 2 को हम लोग काट सकते हैं, तो रूट 2 और रूट 2 को हमने काट दिया। तो हम लोग का क्या मिल गया? सिर्फ मिला हम लोग को रूट केवल 2। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी रूट 5 है, यहाँ पे रूट 6 है। तो ये क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित से कौन परिमेय संख्या है, तो ये तो सारे अपरिमेय हो गए, तो बच कौन सा गया? ये वाला, और ये कट गया और ये 2 बच गया, यानी ये हम लोग का आंसर सही हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। बोला है क्वेश्चन 11/25 का दशमलव प्रसार होता है, यानी 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, शांत होगा, शांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, तो 11/25 है। तो देखिए 11/25 को हम नॉर्मली सोल्व कैसे करते हैं, तो नीचे यानी हर में देखिए क्या है, तो यहाँ पे 25 है, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 into 5 लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर में 5 into 5 का मल्टीप्लीकेशन यानी फैक्टर करने पे आया है, तो हम लोग सीधे इसको मार सकते हैं कि यह क्या है? तो शांत है। तो यहाँ पे एक हम नियम छोटा सा याद रखेंगे कि अगर बटा में यानी नीचे हर में अगर जो संख्या दिया हुआ है उसका फैक्टर करने पर यदि 2 आए या फिर नीचे 5 आए या 2 5 के फॉर्म में आए, ठीक है, 2 आए या 5 आए या 2 5 के फॉर्म में आए, तो हम लोग कहेंगे कि वह शांत है फैक्टर करने पर। अगर न अन्यथा 2 या 2 या 5 या 2 5 कि अन्यथा अगर दूसरा एक भी कोई नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग मारेंगे अशांत है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन बोला है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो नॉर्मली दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो यानी होगा क्या? अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 3 के स्क्वायर गुणे 2 गुणे 5 तथा 3 के स्क्वायर गुणे 2 के स्क्वायर गुणे 5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा? तो जो फैक्टर का जो एचसीएफ निकालते हैं उसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू इसमें से किसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या लेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालने के लिए 3 का स्क्वायर ले लेंगे। फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के चिन्ह लेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसा चीज लेना है जो दोनों में हो। दोनों में हो तो दोनों में तो 2 शामिल है, लेकिन 2 का स्क्वायर दोनों में शामिल है नहीं है, सिर्फ 2 शामिल है, तो यहाँ पे एक और हम लेंगे 2। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो 9 2 जा 9 दूना 18, 18 पचे 90, यानी यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का 90। अब चलते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे। बोला है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी, यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पे बोला है जो हम लोग का भाजक है वो शेषफल से क्या है? बड़ा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो कभी भी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है तो भाजक जो होता है वो शेषफल से हमेशा ही बड़ा होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है में हम लोग देखते हैं क्या क्या जनरली की जो चर राशि होती है,
x होगा या y होगा या z होगा, जो भी होगा उसका जो पावर होता है, घात होता है, घात जिसको हम लोग बोलते हैं, वो या तो परमीय संख्या नहीं होना चाहिए या निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पूर्णांक और परमीय संख्या नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पकड़ लेंगे इसके अनुसार से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तो x का पावर 2 है, यानी वैसा रूल फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी x का पावर 2 है, ये क्या होगा? बहुपद होगा। यहाँ भी x का पावर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? बहुपद हो गया। यहाँ पे देखे ऑप्शन नंबर डी में तो x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये भी बहुपद हो गया। अब यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे हम लोग सोच रहे होंगे आप लोग कि x का पावर यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन जनरली अगर इसको लिखा जाएगा तो x प्लस, यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस ये x जो नीचे है इसको अगर ऊपर लेके जाया जाए तो x के पावर -1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये x के पावर 1 है और ये बटा में से अगर ऊपर लेके जाया जाता है तो माइनस चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो अगर माइनस चिन्ह लग गया तो यहाँ पे हमने अभी क्या बताया कि पावर में माइनस या बटा में परमीय संख्या में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, दो गुण हो संख्या हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस बी बटा ए, यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे एक्स में किसका गुणक है? किसी भी चीज का नहीं है तो किसका? एक का है, तो यहाँ पे हो गया एक, फॉर्मूला में माइनस तो चाहिए तो माइनस लगाना पड़ेगा। उसके बाद है बटा ए का, इसके यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या गुणक है? कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, यानी बटा एक, यानी इसका मान क्या आ गया? -1 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो सी की जगह पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक है तो एक और उसके बाद से यहाँ पे ए की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, यानी इसका मान आ गया एक। अब पूछा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर का होगा? तो यहाँ पे लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी जोड़, तो जोड़ होगा -1 और नीचे होगा एक, यानी आंसर आएगा -1। तो -1 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आप लोग का 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या होंगे। ठीक है, तो इसके शून्य क्या होंगे? तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो फर्स्ट इंटू अगर लास्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 लाना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 हम लोग लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो 3, गुणा करेंगे तो 2, x यहाँ पे अगर कॉमन हो जाता है तो x प्लस 2 होगा, यहाँ पे अगर हम लोग प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 होगा, तो x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे अगर दो भाग में बांटते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर होगा -1, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर -1 -2 किस में आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी में आ रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द्विघात बहुपद x³ - 3 के शून्यक होंगे, यानी x³ - 3 के शून्यक। शून्यक कहने का मतलब क्या होता है? सिर्फ x का मान निकालना। ठीक है, कि किस वैल्यू के लिए कौन से मान रखें यहाँ पे x के जगह पे कि उसका मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, यानी x का मान निकालना, तो x³ - 3 बराबर हम लोग रखते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, ये एक्स बराबर इधर अंडर रूट हो जाएगा +-3, यानी कहने का मतलब एक्स का मान आ गया हम लोग का +√3, एक आ गया -√3। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का +√3 और -√3 इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम एक इंक्लूड कर दे रहे हैं क्या? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम ई मान लेते हैं कि एक होगा +√3, एक होगा -√3, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन बोला है कि यदि बहुपद px x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य a और b हो तो a इंटू बी का मान, यानी कहने का मतलब सेम अल्फा बीटा वाला है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो होता है हम लोग का c बटा a। तो यहाँ पे c हम लोग का क्या हो सकता है, तो 5 हो जाएगा और a हम लोग का यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी आंसर हो गया हम लोग का सिर्फ 5। तो 5 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन का है कि असंगत समीकरण के युग्म का हल क्या होगा। तो असंगत समीकरण के युग्म का हल जो होगा वो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल हो सकते हैं। तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के अनंत हल हो सकते हैं। कितने हल, अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अद्वितीय हल वाला युगपत रैखिक समीकरण कहलाता है। तो अद्वितीय हल वाला जो होता है तो अविरोधी वाला। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान। तो अनगिनत के लिए क्या रूल होता है, तो a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2। ठीक है, अब इस पे बैठा लेंगे तो a1 बाटा a2, a1 के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 है। a2 के जगह पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, तो आप लोग का a1 बटा a2, तो यहाँ a1 है, यहाँ पे a2 है, तो यहाँ पे हो गया 5 बराबर b1 के जगह पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है k है। उसके बाद से यहाँ पे c1 के जगह पे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे c2 के जगह पे 15 है। कटाएंगे तो 3 बचे 15, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2 बचे 10, यानी k बराबर 3 गुणा कर लेंगे तो क्या होगा 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, तो d का मान निकालते हैं, यानी विवेचक निकालते हैं, d का मान निकालते हैं। तो d यानी इसका मान निकालेंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो b देखिए तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4a, a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे c की जगह पे यहाँ पे कुछ क्या है तो 4 है। तो यहाँ पे देखिए तो 4 माइनस 4ac यानी 4 चौका 16, यानी आ गया हम लोग का -12 जो कि क्या है 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा होता है तो अवास्तविक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटा 3 का विवेचक का मान निकालना है। विवेचक कहने का मतलब है d का मान निकालना है कि क्या होगा, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान बताना है। तो यहाँ पे b की जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे -2 है, यानी -2 का होल स्क्वायर करेंगे और -4 a के जगह पे यहाँ पे क्या है तो 3 है, और c के जगह पे क्या है तो 1 बटा 3 है। तो 3 से 3 कटेगा, यहाँ -2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 4 होता है, 4 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, यानी डी यानी विवेचक का मान क्या हम लोग आ गया तो 0 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर हो 0 से तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। तो ये डायरेक्ट आप लोगों से फार्मूला पूछा है, तो फार्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है AP 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछ चुका है 10 साल के अंदर। ठीक है, 10वां पद क्या होगा, तो फार्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए यानी प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद हम लोग का है 2 प्लस n यानी पद पूछा है कौन है तो 10वां माइनस 1 है। डी होता है सर्वांतर, अंतर कितना का है तो 5 का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, आइए 10 में से 1 गया होगा हम लोग का 9, आइए मल्टीप्लाई 5 यानी 9 5 45 से 2 47, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी एपी के n पदों का योग। डायरेक्ट फार्मूला किसी एपी के n पदों का योग क्या होता है तो n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें भी बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि एक समानांतर श्रेणी 4 10 16 22 28 का सर्वांतर ज्ञात है। सर्वांतर मतलब क्या होता है दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस, यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 6 का डिफरेंस। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाता है ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि किसी एपी के 6वां पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6वां और 12वां पद। तो यहाँ पे अगर हम लोग 12वां पद लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे a प्लस 11d, a कॉम लिखते हैं, a प्लस 11d बराबर कितना दे दिया है हम लोग का 25 दे दिया है। उसके बाद 6वां पद दिया है, यानी a प्लस कितना दिया है तो 5d दिया है, कितना तो ये दे दिया हम लोग का 13। अब यहाँ से हम लोग माइनस करके a का मान निकालेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हम लोग का कट जाएगा,
ये हो जाएगा 6d बराबर, इसको भी माइनस करेंगे हम लोग का, तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 यानी 12, यानी डी का मान क्या आ जाएगा, तो 12/6 यानी 2 आ जाएगा। अब किसी एक में रख लेंगे डी का मान, तो अगर ए का इसमें रखते हैं a + 5d में, तो a अब 5 और डी का मान आ गया 2, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा a, और ये 5 दूना 10 जाके घट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 3, यानी a का मान आ गया 3 और d का मान आ गया 2। ठीक है, a + 5d करके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, निकालना है कौन सा पद, तो 20वां पद। 20वां पद होता है a + 19d, तो a का मान हो दे दिया है हम लोग का 3, और यहाँ पे 19 है, d का मान हम लोग का आया है 2, तो 19 दूना 38 और +3 यानी कितना होगा जोड़ने पे, तो हम लोग का होगा 41, तो 41 ऑप्शन नंबर सी पे आ रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्या कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 88 होगा। ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक देखिए बोला है कौन सा पद 88 होगा, यानी सा पद बोला है, यानी 88 यहाँ पे लेंगे। अब उसके बाद इधर यहाँ पे बनाते हैं 88 हम लोग यहाँ पे लेंगे, अब बराबर में ए का वैल्यू कितना होता है, तो ए का वैल्यू इसमें हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे 3, अब प्लस a + n नहीं पता है, n - 1, और d का वैल्यू देखिए 5 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 5। ठीक है, अब यहाँ पे ये 88 ये आके इधर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा 85। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5n और माइनस हो जाएगा 5, ये -5 प्लस आके इधर जुड़ जाएगा, तो ये 5n बराबर हो जाएगा 19, यानी n बराबर 19/5 कट के आ जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर यानी 18वां पद यानी ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में श्रेणी में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी करने का मतलब जो डिफरेंस होगा सब में इक्वल इक्वल आना चाहिए, तो वो समानांतर श्रेणी में होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद 6 आया है, यानी कितना का डिफरेंस, 3 6 के बाद 12, यानी ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी कट। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4, फिर इसमें से 4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है आपका 7 यहाँ पे, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोग का। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि चित्र में त्रिभुज ओडी से ओबी है, यानी ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, ये 70 डिग्री से 15 डिग्री, तो बोला है क्या, तो DOC यानी किसका मान बोला है, DOC यानी हम लोग का ये वाला वैल्यू पूछा है, ये वाला। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा रहे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और एक सर्कल क्या होता है 360 डिग्री का होता है, तो ये 115 है, तो ये कितना होगा 115 होगा, तो 115 115 230, और टोटल अभी हमने क्या बोला 360 होता है। ठीक है, टोटल 360 होता है, तो 360 में से 230 घटाएंगे तो 0 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 130, यानी 130 तो आधा आधा बांटेगा, ये तो 65 डिग्री होगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी, जो कि 65 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि दी गई आकृति अगर ये दोनों पैरेलल है, डी समानांतर बीसी, तो इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसी का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी AD यानी यहाँ से यहाँ बटा DB, AD बटा DB, AE बटा EC। ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में भी बहुत ही ज्यादा पूछता है, हर बार हर साल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे AD की जगह पे लिखिए 2, DB की जगह पे लिखिए 3, AE की जगह पे लिखिए 5, EC की जगह पे कुछ नहीं, x लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 63 से गुणा करेंगे, तो 63 से गुणा करेंगे तो 2 में x से करेंगे तो 2x, यहाँ पे हो जाएगा 5 15। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा 15/2 होगा, यानी आ जाएगा हम लोग का 7.5। तो 7.5 देखिए ऑप्शन कितना है, तो 7.5 ऑप्शन नंबर हम लोग का बी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो अगर भुजा दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा हो, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद बोला दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 दिया है, तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, अब भुजा का अनुपात पूछा है, तो इसका अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट 49 करेंगे तो क्या होगा 7 होगा, और अंडर रूट 25 का करेंगे तो 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का दो बिंदु इतना 2,3 और 4,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे हम लोग बैठाएंगे, तो देखते हैं कि x2 - x1 यानी 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, यानी 4 - 2 का स्क्वायर गया। उसके बाद y2 - y1 यानी 2 में से 3 गया, यानी 2 में से 3 का स्क्वायर, यानी इसको निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, ये होगा -1 का स्क्वायर होगा 1, यानी अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 ऑप्शन नंबर
ए। उसके बाद क्वेश्चन का 30 नंबर, किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो क्या होगा, y निर्देशांक होगा, यानी उसका जस्ट अपोजिट यानी y निर्देशांक। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो अगर अब x अक्ष आया तो y निर्देशांक, y अक्ष आया तो x निर्देशांक, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि बिंदु ए 8, 10 तथा 4, 6 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 को जोड़ लीजिए तो 8 होगा, 4 को 12, 12 बटा 2 यानी आ गया 6। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 y1 बटा y2 यानी 10 और 6 16, 16 बटा 2 यानी आ गया हम लोग का 8 यानी 6,8। तो 6,8 ऑप्शन किसी में है तो ऑप्शन नंबर ए है 6,8। आई होप आप लोग समझ में आ रहा। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी 43 पे। बोल रहा है कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6,4 की कोटि का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 6,4 में कोटि क्या होगी, तो वो होगी 4। इसको हम लोग बोलते हैं 6 को भुज और नीचे इसको बोलते हैं कोटि, यानी इसको कहा जाता है x अक्ष को भुज, y अक्ष को कोटि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है। उसके बाद बोला है कि बिंदु -4,3 किस पाद में है, यानी प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो चलिए क्लियर पूरा हम पाद बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग जानते हैं नॉर्मली याद रखने के लिए, ये x है ये y है, ठीक है, ये x डैश है ये y डैश है। तो यहाँ पे तो दोनों प्लस प्लस होता है। यहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि x माइनस हो जाता है और y प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ तीसरा में जाते हैं तो x भी माइनस हो जाता है और y भी माइनस हो जाता है। यहाँ पे चौथा में जाते हैं तो x हमारा प्लस हो जाता है, y हमारा माइनस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किस पाद में है, माइनस और प्लस के फॉर्म में है, माइनस और प्लस के फॉर्म में, तो यानी कि कौन सा पाद, तो द्वितीय पाद यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बोला मूल बिंदु से p इतना की दूरी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट हम x1 का होल स्क्वायर जोड़ y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 9 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, क्योंकि माइनस माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25 यानी अंडर रूट, यानी आ गया हम लोग का 5 ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है sin 90 - थीटा। तो देखिए sin 90 - थीटा बराबर नॉर्मली ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है cos थीटा होता है, क्यों थीटा की जगह पे लगा दिया है। उसके बाद tan 26 डिग्री tan 64 डिग्री। यहाँ पे देखिए tan है, यहाँ पे tan 26 है, यहाँ पे tan 64 है। या तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइए। tan 26 है और यहाँ पे tan 64 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे tan 26 दे देता है, यहाँ पे tan 64 दे देता है, ठीक है, ये cot 64 दे देता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए tan 26 है tan 64 है, तो हम लोग tan 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 26 डिग्री ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे tan 64 है तो tan 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग cot 90 माइनस cot 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। cot 90 माइनस 26 क्या यानी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। तो ये हो गया tan 26 डिग्री, ये हम लोग का हो जाएगा cot 26 डिग्री, ठीक है, tan 26 डिग्री और cot 26 डिग्री। तो tan थीटा हो गया, ये हम लोग का cot थीटा हो गया। तो आई होप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 64 है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे न देता है। क्वेश्चन में हम लोग का क्या करता है कि ध्यान दीजिए कैसे देता है। ये क्वेश्चन में tan 26 दे दिया है, यहाँ पे cot 64 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट हमसे ही हो गया है, चलिए सॉरी उसके लिए। तो ये tan 26 यहाँ पे cot 64, यहाँ पे देखिए tan थीटा cot थीटा अपोजिट है, और ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो देखिए 6 4 10 6 2 8 9 90 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर मारेंगे किसको, एक को, ऐसे ही देगा साइन कोसेक कॉस सेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट रहता है और ये जुड़ने पे 90 डिग्री हो तो उसका वैल्यू हम लोग मारते हैं डायरेक्ट एक आंसर, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर साइन ए बराबर 3/4 तो cos a का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग को पता है कि लंब बटा कोण होता है, ठीक है। तो लंब बटा कोण होता है और cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है। तो आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कोण का स्क्वायर यानी कोण का स्क्वायर कहे तो साइन का स्क्वायर 16 और माइनस लंब का स्क्वायर कहे तो यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी 16 में से 9 गया यानी 7, यानी अंडर रूट 7 आ जाएगा आधार। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण यानी रूट 7, कोण हम लोग का कितना है, तो कोण हम लोग का 4 है, रूट 7/4 ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है tan स्क्वायर थीटा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है 9 sec स्क्वायर थीटा है 9 माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखिए साइक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 9 कॉमन अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1 और इसमें 9 से अगर गुणा करेंगे तो आएगा हम लोग का 9 यानी ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था हमसे, यहाँ पे cot 64 था, ठीक है, हमने tan 64 लिख दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बोला है अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद बोला है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई यह होगी। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो लंबाई होती है वो हमेशा समान होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर कर देंगे सीधे, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बोला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो पाई आर स्क्वायर अगर करेंगे तो 22/7 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 से 7 कटेगा, 2 दूनी 4, 11 दूना 22, यानी 11 7 77/2। 77/2 को हम लोग लिख सकते हैं 38.5। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन 46 नंबर गोला का आयतन होता है, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर होता है। डायरेक्ट फार्मूला पूछता है स्टेटर से। उसके बाद बोला दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो आयतन, तो बेलन का फार्मूला क्या होता है आयतन का, तो पाई आर स्क्वायर R1 R2 कर ले रहे हैं ताकि पता चलेगा पाई R2 स्क्वायर H2। तो यहाँ पे R1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे H1 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे R2 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद से होगा यहाँ 2। ठीक है, यहाँ होगा 2। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 3, यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर 9 गुणे 2। अब ये हो जाएगा 3 3 का 9, ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2:3। तो 2:3 ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48 में बोला है कि 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका देखिए क्या करते हैं, इसमें इसको पहले माध्यिका को आरोही क्रम में सजा देते हैं। तो नंबर ये सजा हुआ है, ठीक है। तो ये कट इधर से, ये कट इधर से काटेंगे, इधर से ये काटेंगे, इधर से काटेंगे, बच गया क्या बीच में 4। अगर नहीं, अगर यहाँ पे विषम संख्या सम संख्या, अगर यहाँ पे एक और संख्या रहता तो दो संख्या जो बीच में बचे उसको जोड़ के 2 से भाग कर देते, वही हम लोग का माध्यिका या माध्य हो जाता। तो यहाँ पे होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इज करेक्ट हो गया। उसके बाद 1 3 5 1 0 2 5 7 में बहुलक क्या होगा, बहुलक उसको बोलते हैं जो ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या 5 है, एक तो केवल 2 बार है, तो 5 यहाँ पे 3 बार है, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा विवेक क्वेश्चन, ये हर बार आता है, हर साल आता है। संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं हम लोग तोरण। ठीक है, उसके बाद 3 4 5 17 और x का माध्य क्या होगा, तो माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, आप लोग जानते हुए। तो 3 4 जोड़ 5 जोड़ 17 बटा यहाँ जोड़ x, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, तो 5 यहाँ पे हो गया हम लोग का 6। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे 5 17 3 20 और 5 4 9, यानी हो गया हम लोगों का 29 प्लस x बराबर ये ले जाके इधर गुना कर दे तो 30, तो x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 29 यानी 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, एक पासा है एक बार फेंका जाएगा तो 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/6 होगी। ठीक है, उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, तो -1 से लेकर के 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, तो घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो यहाँ पे दिया है -7, तो ये नहीं होगी। उसके बाद होता है किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है हमेशा 0 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 1 होती है। तो चलिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार रिवीजन करें और आर पार की लड़ाई में हमेशा आगे रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।